आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं फरीद रईस, मुजफ्फराबाद से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और न्यू टेलीविजन की इलेक्शन 2021 के हवाले से एक बड़ी ट्रांसमिशन, जिसमें हम अपने नाजरीन को आप तक लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल बन रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, वो हम सुबह से ही पहुँचा रहे हैं। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया था, तज्जिए दिए थे कि कौन कौन से हल्के हैं जहां पे कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल में कुछ खराबी भी पैदा हुई है, कुछ लोगों के जाबाक होने की इतलात भी हमारे पास आई है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स फोर्स मौजूद है और किसी भी अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और मुकम्मल तौर पर अलर्ट भी हैं और किसी भी इस तरह की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही आम मरला है क्योंकि इस बार आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हो रहे हैं, अब वो माजी के इंतखाबात से कुछ ज़रा इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाक में एक जमात बनकर आई और जिसने यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई, उसके बाद यहाँ पर उनकी इलेक्शन कैंपेन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ पर आमद, मरियम नवाज की जानिब से, जैसे हमने आपको पहले बताया कि इब्तदा में इस तरीके से PMLN का वोटर और सपोर्टर चार्ज नहीं था, लेकिन मरियम नवाज ने कोशिश ये की कि वो यहाँ के हर हल्के में जाएं, हर जगह जाकर लोगों को चार्ज करें, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नजर आई। एक कांटेदार मुकाबला हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि रीत यही रही है कि जो वफाक में पाकिस्तान में हुकूमत जो जमात बनाती है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है, यहाँ पर भी वही जमात अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। जो नशिस्तें हैं उसका तनासुब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी नशिस्तें होती हैं वो वही जमात ले जाती है जो कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम आप तमाम लोगों को, अपने नाजरीन को यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, ग्राउंड पर रह के, फील्ड से रह के आपको वो तमाम हकायक आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपको वो हकीकत, वो हकायक और वो तज्जिए मिल सकें जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं और जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो तमाम हकायक न्यू टेलीविजन आप तक पहुंचा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के आज होने वाले इंतखाबात में शाम 5 बजे तक का वक्त है पोलिंग का। 5 बजे के बाद पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स या वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू होगा और फिर आने वाले वक्त के अंदर जो 5 बजे के बाद है उसमें इस बात का तयन होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो बरतरी ले जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब हम जो बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे, मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर है, काफ़ी वाइब्रेंट है इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया आपका ओन अब्बास साहब, आप मेरे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी बात करेंगे और सारी सूरत हाल के ऊपर अपने मेहमानों से जायजा भी लेंगे और बातचीत भी करेंगे कि आइंदा आने वाले जो पस मंज़र है, जो मंजरनामा है वो क्या है। सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ज़रा काफ़ी ज़्यादा चार्ज रहा आपका क्राउड भी और आपके जो वोटर्स हैं वो भी। वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते खुद भी यहाँ पर आए और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आकर उन्होंने कैंपेन का वो हिस्सा भी बने। ये ज़रा बताइएगा कि आज वैसे क्या तवक्कुआत हैं, कितनी सीट्स यहाँ से ले जाने का इरादा रखते हैं आप लोग? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, पहले तो आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर का ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो कि बाकी इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर ने हमेशा 2 पार्टी सिस्टम देखा है और पहली दफ़ा ये 3 पार्टी सिस्टम के तहत इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा एक वाइब्रेंट जमात के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रही है और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि हमारी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में मौजूद है। अब जितना एक पोलराइज्ड किस्म की एक कैंपेन वहाँ पे चली है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, आई एम श्योर रिजल्ट्स को वो करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गैलप का सर्वे जिस तरह का बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फातह के तौर पे आज उभरेगी। अगर टोटल 45 के करीब मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक अगर 45 सीटें हैं जिसमें से 33 सीटें जो हैं वो कश्मीर में हैं और 12 के करीब रेफ्यूजीज़ की हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं, तो वो 33 में से तो मेरे अपनी प्रोडिक्शन, मैं जिस तरह के तज्जिए पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ दोस्तों के आपके भी देखता रह गया, हमारी प्रोडिक्शन है कि हम 20 से 22 सीटें तो कश्मीर में इंशाल्लाह जीतेंगे।
अब रह गया 12 सीटों का मसला, जो कि रेफ्यूजीज की पंजाब में और सिंध में, 9 पंजाब में हैं और 3 सिंध में हैं। इसमें जो 6 सीटें हैं वो तो हैं जम्मू वैली की और 6 सीटें हैं कश्मीर की। अब 4.5 लाख वोटर में से तकरीबन 3.5 लाख के करीब वोटर, बल्कि 3,80,000 करीब वोटर जो है वो जम्मू वैली का 6 सीटों पे है। उसमें से तो हम मेजॉरिटी सीटें जीत जाएंगे। जो सिर्फ 28,000 वोटर है जिस पे 6 सीटों का इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर, कश्मीर वैली का, ये बहुत कांटे का मुकाबला है। जब 28,000 में 6 सीटों का फैसला हो रहा हो तो यकीनन डिफरेंस। क्या सिंपल मेजॉरिटी है? आप सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने की पोजीशन में, मैं जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। जी देखिए, मैं बड़ा पॉइंट देखें, और मेरी ऑब्वियसली ओपिनियन बायस भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको प्रेडिक्शन इस बेस पे कह रहा हूं जो फिगर्स आप लोगों ने पॉइंट आउट की है कि अगर कश्मीर में 33 में से हम 20 से 21 सीटें जीत रहे हैं तो बाकी 12 सीटों में से जो पाकिस्तान में से, अगर उसमें से हम हाफ भी मार्जिन ले जाएं तो 27-28 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट लेके जीत जाएगी और इंशाल्लाह हम सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट जरूर बना पाएंगे। मैं फिर वही बात कर रहा हूं क्योंकि पहली दफा 3 पार्टी सिस्टम का प्रेडिक्शन हो रही है यहाँ पे, तो इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नंबर काउंट। लेकिन गैलप के सेंसस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 67% वोट लेना और तहरीक इंसाफ का 44% वोट लेना इस चीज की बहुत गमाजी करता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेजर शेयर होल्डर के तौर पे शाम को इंशाल्लाह 5 बजे के बाद आज उभरेगी। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है ना, और यही वो बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब एक और जमात 3 पार्टी आ गया, उससे एग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, उसमें जो वोटर्स हैं वो भी चार्ज बहुत ज्यादा है। इस चीज को, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, ये जरा मैं उनको भी गुफ्तगू में शरीक करता हूँ। कंवर दिलशाद साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हमने देखा कि इलेक्शंस के अंदर जब इस तरह का माहौल होता है, जो इलेक्शन कमीशन के जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी होते हुए भी हमने देखी। हमने PTI के एक वजीर को हमने जो पैसे हैं या जो रकम की तकसीम है वो भी करते हुए देखा, हवाई फायरिंग के वाकयात भी पेश आते हैं और कुछ ऐसी गुफ्तगू भी होती है जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी तनकीद का भी सामना करना होता है। आप वाकयात हुआ उसके ऊपर इलेक्शन उठाएं, क्या वो ठीक थे? काफ़ी इक़दाम थे। कंवर दिलशाद अमली का था, ये कि इंतखाबी स्ट्रेटेजी का हिकमत अमली थी कि हमने बड़ी शदीद किस्म की जो है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने हैं और हमने एग्रेसिव कोई जहाना हमने अपनी कैंपेन चलानी है, लेकिन इसके दूरस्थ नतीजे अच्छे नहीं साबित होंगे। मकबूजा कश्मीर की आवाम को ये तमाम सियासी जमातों के बयान, एग्रेसिव हमले, वाक़यात पर हमले, उससे अच्छा पैगाम नहीं गया। और असूली तौर पर इन जमातों को आज़ादी के बारे में बात करनी चाहिए थी कि मजलूम जो हमारे हैं मकबूजा कश्मीर में उनकी आवाम के बारे में बात करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी को मजम्मत करना चाहिए था, उस हिकमत अमली को मजम्मत करना चाहिए था, और जो बैनुल-अक़वामी साजिशें कर रहा है नरेंद्र मोदी उसको बेनकाब करना चाहिए था। लेकिन हमारी सारी सियासी जमातों ने एक दूसरे की क़यादत पर हमले किए हैं। वो ठीक है, हमारे आज़ाद कश्मीर खिते में तो उसका अच्छा मैसेज दिया जाएगा तो बड़े खुश हो जाएंगे, जोश खरोशी आ जाएगा, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम क्या महसूस कर रहे हैं? तो जनाब ये हमारे सियासी रहनुमा हमारी बात ही नहीं कर रहे, ये तो आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। ये बड़ा ये तो एक इंतखाबी अमल। कंवर दिलशाद साहब, ये फिर जिम्मेदारी किसकी थी? जिस बात की तरफ आपने जो निशानदेही की है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, तो ये इस तरह की गुफ्तगू रोकने की जिम्मेदारी थी किसकी? वो अपनी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और लेकिन बाकी सियासी जमातें भी अपने लेंगे, लेकिन नंबर 1 पे जो जा रही है हमारे अंदाजे के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ ही जा रही है। तो वह हमेशा होता है कि जो हुकूमत होती है, मरकज होता है, इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं ताकि हमारे डेवलपमेंट के काम होते जाए। तो ये एक बहुत सिंपल मेजॉरिटी में तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकेगी और बाकी इत्तेहादियों से मिलकर गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन बड़ा सियासी जमातों ने अपने नुक्ता नजर पेश कर दिया और ये उनका अपना हक था, राइट था, लेकिन हमारा पॉइंट यही है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम को अच्छा मैसेज नहीं किया। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपसे इस पे मैं मजीद बात करूंगा। सेनेटर अवन अब्बास साहब,
आप मेरे साथ मौजूद है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। कुछ और भी मेहमान होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे, इस खुसूसी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, इसका सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद से ये खुसूसी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमारे साथ मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर। न्यू टेलीविजन की एक बड़ी ट्रांसमिशन है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 के हवाले से बातचीत करेंगे, तज्जिए लेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस पर मजीद बात करेंगे और अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई जरूरत नहीं है वापस देने। मुजफ्फराबाद से आपको खुशामदीद कहेंगे। न्यू टेलीविजन की ये खुसूसी ट्रांसमिशन और बड़ी ट्रांसमिशन भी है। जी हाँ, क्योंकि एक बड़ा इलेक्शन है और बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। पोलिंग हो रही है जनाब, पोलिंग स्टेशंस के अंदर लोग आ रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि कहीं कहीं पर अमन अमान का भी मसला, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, उन चीज़ों पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो पोलिंग जारी है। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा वोटर जो है वो अपने घर से निकलने में थोड़ा सा वो हो। लेकिन इसी के साथ साथ लोग चूंकि जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। मैं कुंडी साहब को ज़रा गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, और ज़रा बताइएगा कि आज पीपल्स पार्टी की क्या तवक्कुआत है, यहाँ से क्या मामला देख रहे हैं आज के इस एजे के इलेक्शन 2021 में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत उम्मीद के साथ है और हमने बड़ी एक अच्छी इलेक्शन मुहिम चलाई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में। आज हमारा जो सेल बना हुआ है इलेक्शन के हवाले से, जिसको जो है हमारे सेनेटर साहब जो हैं वो जो है वो लीड कर रहे हैं। अभी तक जो है हमने तकरीबन 21 कंप्लेंट वॉल्यूशन ऑफ जो है इलेक्शन में जो वॉल्यूशन हुई है उससे हमने भेजी हैं। आज सुबह आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट चौधरी यासीन की गाड़ी पे भी हमला किया गया, फायरिंग की गई। उसके बाद कहीं पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, 2 लोग मरे भी हैं इसके अंदर। और अब आप देखें कि हमने फुटेज भी रिलीज की है जिसमें वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा KP में और डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो टोटली वायलेशन कर रहे हैं और पुलिस स्टेशनों के अंदर दनाते फिर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन जब एक वफाकी वजीर से कहती है कि आप कश्मीर से निकल जाएं, उसको जो है वज़ीर आज़म अपने बगल में घुमा के फिरा रहे होते हैं। तो इलेक्शन के रूल्स की वायलेशन तो सबके सामने। तो इलेक्शन कमीशन आपको इतना बेबस नजर क्यों आया है फैसल करीम कुंडी साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बेबस साहब के सामने देखें कि वो तो जब आपके एक वजीर से कहते हैं कि आप हल्के से निकल जाए, वो कहते हैं आप कौन होते हैं। मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाशा है कि एक वजीर को कहते हैं आप चले जाएं और उसको वजीर आजम साहब बगल में घुमा के उनसे तकरीरें करवाते हैं और वो भी बताते हैं कि हमारी 22 साल तरबियत की जाएगी, किस किस्म की तरबियत है, जिस तरह से गालम गलोच की उसने तकरीरें की। तो ये पॉलिटिक्स और कोई कर सकता है। गालियां तो मैं भी उससे ज्यादा निकाल सकता हूँ, आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तरबियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बेबस नजर क्यों आया? इलेक्शन कमीशन बेबस नजर क्यों आया? इलेक्शन कमीशन अपने पावर इस्तेमाल देखिए, इलेक्शन कमीशन की बेबसी सबके सामने है, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत का प्रेशर है। और आप देखें कि जिस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन के कहने पे अगर वफाकी वजीर नहीं किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं इन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करूंगा जिसके हल्के में उन्होंने जलसे किए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किए? नहीं किए। आज भी हमने 21 कंप्लेंट भेजी है, अभी तक एक कंप्लेंट भी अमल दरामद नहीं हो सका। अभी भी इलेक्शन मतलब है कि पोलिंग में काफी टाइम रह रहा है। हम और कंप्लेंट जो हमें जहाँ से मिलती हम भेजेंगे, लेकिन किसी पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और कश्मीर के इलेक्शन पे कश्मीर के लोगों के हकूक पे डाका डालना जो है वो कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खेलना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के हकूक पर डाका डालना जो है वो कश्मीर की आवाम के साथ जो है यहाँ के रहने वालों के ऊपर उनके जो हकूक है उन पर डाका डालने के मुतरादिफ है। और अब्बास साहब, आपने बात सुनी फैसल करीम कुंडी साहब की, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है
अली अमीन गंडापुर इन इंतखाबात के अंदर बड़ा मुतनाज़ रहे, बहुत डिस्प्यूटेड उनकी शख्सियत रही बहैसियत एक वफाकी वज़ीर के भी। जब वो मुख्तलिफ एक जगहों के ऊपर हमने देखा कि वो कुछ रकम तकसीम करते हुए नज़र आए, कुछ फायरिंग के वाक़यात हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ तक एक्शन लिया गया, उनको कहा गया कि वो यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया। आप नहीं समझते ऑन अब्बास साहब कि फिर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की चीज़ों को ऑनर किया जाना चाहिए था और वज़ीर आज़म साहब को उनको अपने साथ खड़ा करके तकारीर नहीं करानी चाहिए थी? देखें फरीद साहब, जहाँ तक तो कुडी साहब ने कहा ना कि आज के जो वकूए वहाँ पे हो रहे हैं, इस वक्त बाग का मैं भी एक वाक़या देख रहा था कि बाग में बहुत आज सुबह लड़ाई भी हुई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और जो पीटीआई के जो लोग थे उन लोगों को ज़ख्मी किया गया और वहाँ पे हमारे पीटीआई के झंडे भी जलाए गए, शायद आपने भी फुटेज देखी हो। तो ये जो इक्का दुक्का वाक़यात तो हर जगह पे हो रहे हैं और वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में भी होते रहते हैं। तो ये नहीं हो रहा कि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ हैं या नून लेके या पीटीआई, वो ओवरऑल एक इलेक्शन का माहौल है, उसमें वाक़यात हो रहा है, सब उसको हम कंडेम करते हैं कि वो नहीं होने चाहिए थे। जहाँ तक पूरी इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है तो उसमें 3-4 वाक़यात हैं, आप उन तमाम वाक़यात को एक टोकरी में नहीं डाल सकते। जहाँ तक तो थी पैसे की बात कि पैसे बांटने वाली बात, तो उस वक्त तमाम जितने भी हमारे पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा था कि शायद अली अमीन गंडापुर को शायद पैसे नहीं बांटने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जो वाक़यात होते रहे हैं वो नेचुरल थे। फरीद साहब ये याद रखिएगा कि हर शख्स का अपने पार्टी लीडर के साथ एक मोहब्बत, एक लगाव सा होता है और वो एफिलिएशन लॉयल्टी इस हद तक होती है कि हम अपनी पार्टी में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे वालिद का दर्जा रखता है। सो अगर हमारे वालिद को अगर गाली दी जाती है तो जिस किस्म के हमारे जज्बात उभरते हैं, उसी तरीके से जब हमारे लीडर को गाली दी जाती है तो ऑटोमेटिकली वही कुछ होता है। अगर आप पूरी जनरल कैंपेन नोट कर लें दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, तो हमारी कैंपेन बहुत सीरियस मोड में जा रही थी। उसके बाद जब पहली दफ़ा अली अमीन गंडापुर चनारी वाली साइड पे गए तो राजा फारूक हैदर हल्के में पत्थर मारे गए, फायरिंग की गई, मुराद सईद की गाड़ी में फायरिंग की गई, उसके वापसी पे रिएक्शन पे उन्होंने फायरिंग की, वो एक अलग इंसिडेंट हो गया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कहा गया जी वो गद्दार है। अब ये अपने अपने लेवल है, कोई गाली के ऊपर गुस्सा कर जाता है, कोई गद्दारी के नारे के ऊपर गुस्सा कर सकता है। मेरा एक सवाल है, देन मैंने ब्रेक लेनी है, मैं आपसे इस पर और बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू ऑन दिस। मेरा एक सवाल है, एक चीज के ऊपर जरा मुझे बता दें, अगर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर साहब को यह कहा कि वो यहां नहीं आ सकते, यहां से निकल जाए, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि उनको वो अपने साथ यहां लेकर आते? मैं वन क्वेश्चन, बाकी बातें आपसे करेंगे। मैं फरीद साहब इसके ऊपर भी कर दूं कि ये जो वहां पे लोकल इलेक्शन कमीशन है या लोकल ब्यूरोक्रेसी है या लोकल वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी उसकी भी जानबदारी का इश्यूज भी मौजूद है। हमने उस पर एतराज कभी नहीं किया। मतलब वहां पे जब इनके इलेक्शन होते थे तो कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद होते थे और इससे ज्यादा विशन कैंपेन करते रह गए। वहां पे बरजीज ताहिर साहब भी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वोकल कैंपेन कर रहे हैं। उस वक्त तो वहां के इलेक्शन कमीशन को याद नहीं आया। अच्छा, आज जब 3 पार्टी सिस्टम में पहली दफा सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इस पे आपसे जवाब ले लेते हैं। मुझे एक ब्रेक की कॉल हो रही है, मैं ब्रेक ले लेता हूं, आपके इसी जवाब को मुकम्मल मैं करूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। तलाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब किस तरह देख रहे हैं जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का हो रहा है, कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? देखिए, फ्री एंड फेयर का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। एक प्री पोल, फिर आज इलेक्शन डे है, फिर पोस्ट पोल, ये तो लेकिन हम हर जगह कहीं बदमाशी होगी या कहीं 2 नंबरी होगी, और ये खान साहब यहाँ कह के गए हैं कि 2 नंबर लोगों को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, तो 2 नंबर लोगों से हमारा मुकाबला है। सुबह हमने ज्यादती नहीं की, लेकिन जब ज्यादती की कोशिश हुई है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसकी आंख जाए या उसका सर जाए। हाथ उठाने से पहले सोचे, हमारी तरफ से पहले हाथ नहीं उठेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दिखा रही है और इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहा, आपकी नज़र से क्या समझते हैं आप? नहीं, देखिए, इलेक्शन में जितना भी उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की है, मुझे तो हर गली मोहल्ले में सुबह के आप 2.5 घंटे से चक्कर लगा रहे हैं, जाएं हमारे पोलिंग कैंप देख लें। अब पोलिंग कैंप में जो पोलिंग कैंप में सूरत हाल है वही अंदर जाके वोट में कन्वर्ट होनी है। तो बिल्कुल हम इनकी कोशिशों के बावजूद हम पुरुमीद नहीं है। 100% इंशाल्लाह ताला मीरपुर भी और कश्मीर जीतेंगे। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं तलाल चौधरी साहब, उनका कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि वो इस इलेक्शन को जीतेंगे। जी
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़। न्यू टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन मुजफ्फराबाद से हम आपके साथ मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। न्यू टेलीविज़न की ये बड़ी ट्रांसमिशन है AJ कानून साज असम्बली इंतखाबात 2021, जिसमें कांटेदार मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। पोलिंग का सिलसिला भी जारी है, साथ में कहीं कहीं से अमन व अमान की सूरत हाल जहाँ ख़राब होती है वो भी इतलात मौसूल हो रही हैं। कुछ जगहों पर फायरिंग के वाक़यात भी हुए, लेकिन तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ चूँकि इंतखाबी अमल में इस तरह के वाक़यात होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए मरबूत इंतजाम भी किए जाते हैं। इस पर बात कर रहे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। मुझे साथ ही में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन करने के लिए हमें। आप इससे मैं आगाज़ करता हूँ। इससे पहले मैं बात कर रहा था, फैसल करीम कुंडी मेरे साथ मौजूद थे। मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास साहब से मैं बात कर रहा था। एक सवाल था जिसका जवाब मैं ओन अब्बास साहब आपसे लूँगा आके, लेकिन मैं ज़रा अली गौहर बलोच साहब को भी ज़रा शामिल कर लूँ। बलोच साहब ये बताइएगा ज़रा, जो इस वक्त खबर चल रही है, इस वक्त जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। एक स्टेटमेंट है इस्माइल चौधरी जो KLA 35 से नून लीग के कैंडिडेट हैं। धांधली के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, धांधली की जाती है, लाशें भी गिरेंगी और भारत से मदद मांगी जाएगी। आप समझते हैं इस तरह के बयानात जो है इस मौके के ऊपर और ख़ास तौर पर AJ के इलेक्शंस के मौके पर ऐसे बयान देना दुरुस्त है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं अपने हलके में हूँ और जाहिर है हमारे हलके में भी कुछ वोट हैं जो कि आज़ाद कश्मीर में होते हैं। मतलब है कि उनके वोट बने, हमारे इलाके में आबाद हैं लोग, इधर उनको ज़मीनें अलॉट हुई। गुजारिश ये है कि अभी तक मैंने TV पे तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं वो मैं देख रहा हूँ। मैंने अभी अताउल्लाह तारड़ साहब गुजरावाला में खड़े थे, वहां से हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर एक और मीडिया टॉक कर रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब। वो कह रहे थे कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने अंदर घुसने की कोशिश की पोलिंग स्टेशन के, तो उनको रिटर्निंग अफसर ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप हुकूमती मशीनरी कल्चर है। तो अब उन्होंने काफिले की सूरत में आगे DC की गाड़ी है, पीछे PTI के झंडों वाली गाड़ियां लगी हुई हैं और वो पोलिंग स्टेशनों का विजिट कर रहे हैं। उधर हमारे पार्टी के कारकुनान कह रहे हैं कि अगर DC ने ये काम ना रोका तो हम इसका रास्ता ब्लॉक करेंगे। फिर एक जगह की वीडियोज आई हैं जहां पर PTI के लोग क्लियर खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो वीडियोज आपके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, आपको भेज सकता हूँ। वो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी। मकसद ये है कि ये वो जो गुंडागर्दी का एक माहौल पैदा हुआ जिस वक्त अली अमीन गंडापुर और उसके साथियों ने नहते कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग की, वो भी वीडियोज आई। अली अमीन गंडापुर की पैसे देते हुए वीडियोज आई और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर ने उनका दाखिला बंद कर दिया, बैन कर दिया। वजीर आजम अपने हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और धौंस के जरिए उनको जलसों में लेकर जाते हैं। ये भी खुली धांधली है, मतलब धांधली तो कोई छुपी हुई नहीं है कि आज अली गौहर साहब एक बड़े मौदबाना गुजारिश है। आप चले ठीक है कह रहे हैं कि PTI की तरफ से, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ PTI की तरफ से, दूसरी तरफ से भी मामलात हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड मैच है। देखिए, मामलात दूसरी तरफ से कहां से हो रहे हैं? जो इनकी धौंस और धांधली की चीजें हम तो सामने लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत आजाद कश्मीर ने उनको बैन कर दिया था और उनको निकल जाने का था, वो निकले, वो कैंपेन क्यों चलाते रहे? इसका मतलब है कि आप अपने आप को कानून से ऊंचा समझते हैं। आप भाई हुक और क्रोक आजाद कश्मीर की हुकूमत पर भी उसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं जिस तरह से कि आपने 2018 में बदतरीन धांधली लेकर इक़्तिदार पर काबिज हुए और फिर आप उस वक्त एक्सपोज हुए जब आपको ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई, बहुत बुरी तरह से शिकस्त फाश हुई, जिसमें कि KPK में जो जिसको ये अपने घर का हल्का समझते थे उधर से हारे। कराची में ये 6ठे नंबर पर आए और कराची की अवाम ने किक आउट किया। गुजरात के इलेक्शन में आपका पॉइंट नोटेड, सुन लेना, योर पॉइंट इज सुन ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर के सर्टिफिकेट पकड़ा।
तो मकसद ये है कि ये वही काम आप आजाद कश्मीर में करने जा रहे हैं, हम इनका रास्ता रोकेंगे, हम इनको आपके ब्लॉक सारे करेंगे। पॉइंट अपनी जगह पर आपके, अच्छा ठीक है, रास्ता रोके, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ना, पाकिस्तान के आइन कानून इदारों को एड्रेस करते हुए ये भारत से मदद मांगने का मेरा सवाल रह गया। आपने सारी बातें बयान कर दी लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि भारत से मदद मांगना ये कोई ठीक है? ये कौन सी बात हुई है सर? आप मुझे अगर मेहरबानी करें, आप प्रोग्राम में बैठे, आप उनका बयान प्लीज सुनवा दें, ताकि मुझे, मैं पहले, चूंकि मैं तो ये इस तरह से देखे ना, शाको सबाक से हट के बातें होती है। प्रोड्यूसर साहब जरा निकलवाइए, प्रोड्यूसर साहब जरा की है, कोई भी ये कहता है कि हम भारत से मदद मांगेंगे, प्रोड्यूसर साहब कोई भी ये कहे, ये जरा प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप निकाले, ठीक है, क्लिप निकाल के जरा सुनवाएं, जरा पता चलेगा उन्होंने क्या बात, मैंने नहीं सुनी उनकी बात। ये मेरा बाहर कैंप लगा हुआ था तो वो कैंप इन्होंने उखाड़ दिया। ये धांधली नहीं है तो और क्या है कि अगर अमन पोलिंग स्टेशन चलने देना है तो ठीक, नहीं तो फिर हम भी गड़बड़ करेंगे, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो ये डीसीओ साहब यहाँ आके कुछ हदायतें दे के गए हैं, मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बाज करो, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते। उन्होंने अलीगौर बलोच साहब, जो उन्होंने बाकी सारी बातें की हैं वो दुरुस्त हैं, जो उन्होंने आखिरी बात की है वो मुनासिब नहीं है, वो उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह से बात। लेकिन जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरा पोलिंग स्टेशन उखाड़ दिया, जब आप किसी को इतनी ज्यादा धांधली करेंगे कि आप उनके कैंप भी उखाड़ देंगे पोलिंग बूथ के, और उधर बलोच साहब, अलीगौर बलोच साहब, मैं तमाम बातों का एग्री करता हूं, मैं आपकी तमाम बातों को एग्री करता हूं, हर बात से एग्री करता हूं, हर बात को सपोर्ट करता हूं। अगर हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, कैंप उखाड़े गए, लेकिन बलोच साहब भारत को क्यों ललकारेंगे? भारत को क्यों ललकारेंगे? ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना बलोच साहब? कि वो नहीं, मामूली बात बिल्कुल नहीं, मामूली बात नहीं है, पोलिंग स्टेशन उखाड़ देना मामूली बात नहीं है। फिर जब आप अपने मुल्क में सर, मैं आपकी बात से, आप क्या समझते हैं कि आप उनको दूसरे दर्जे का समझते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बलोच साहब, अगर बलोच साहब कुछ बदमाशी करे वहाँ पर, बलोच साहब यहाँ पे आइन कानून इदारे, मैं कहता हूँ यहाँ पे, यार मैं आपके साथ हूँ बलोच साहब, मैं तो कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, अगर वो हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के इदारे, क्या ये सब कुछ नहीं है? भारत को क्यों ललकारेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन रखने वाला पाकिस्तानी इस बात के ऊपर चिराग पा होगा वो। ये तो गलत बात है सर, ये तो मामूली बात नहीं है ये। आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर। पाकिस्तानी इदारों में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो इस तरह से एक्शन करें, इंसाफ दिलाएं, ताकि लोग ऐसी बातें करने पर मजबूर ना हो। उनको चाहिए कि अगर पाकिस्तान के इदारे वहां पर मौजूद हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है जब पैदा होगी तो लोग परेशानी में इस किस्म की बातें करते हैं। नहीं, नो सर, नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट बलोच साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं इस लॉजिक के ऊपर इसको ऑन नहीं करता सर, मैं कम से कम ऑन नहीं करता सर कि अगर ये चीज हो रही है तो भारत को ललकारेंगे। मैंने तो बड़ा सिंपल आपको जवाब दे चुका हूं कि जो कुछ भी उधर धांधली हो रही है, कैंप उखाड़े जा रहे हैं, वो भी गलत है, और जो उस कैंडिडेट ने भारत के हवाले से बयान दिया वो भी गलत है। मैं तो कह रहा हूं इस बात पर, मैं तो दोनों बातों को कंडेम कर रहा हूं। मैं अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूं, बिल्कुल बलोच साहब कंडेम करना भी चाहिए, लेकिन जो भी हालात हो, देखिए जो भी हालात हो, ये भारत को ललकारने वाली है, उसको पुकारने वाली जो है ना, उसकी मदद तलब करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, धांधली और चीजें हो, आप उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, रेज करें, प्रूफ दें, जो भी करें, लेकिन विदिन घर के अंदर होना चाहिए। भारत से मदद मांगने का कोई तुक और कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आती है। अब्बास साहब, ये जो स्टेटमेंट आई है सर यहाँ पे, ये सर अगर वहां पे वो कह रहे हैं सर इनके साथ जो बात हो रही है, कैंप भी नहीं उखाड़ने चाहिए, फायरिंग भी नहीं होनी चाहिए सर, जो गुजरांवाला में जो बात की है वहां पे कि हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो आने की कोशिश की जा रही है सर, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, वो बात अपनी जगह पे कंडेमेबल एक्ट है कि उसके ऊपर पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए चौधरी इस्माइल के स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ सियासी असर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
फरीद साहब, अगर तो इस कैंडिडेट का कैंप अकेले का वहाँ से उखाड़ा गया हो, जो कि विद इन द 100 मीटर्स, जो कि नॉर्मली पोलिंग स्टेशन थे एक नॉर्मली फासला रखा जाता है, उसके अंदर अगर उसने लगा दिया हो, एक अकेले का उखाड़ा गया, फिर तो शायद डिफरेंट है। अगर सबके उखाड़ेगा, सबको कहा जी 100 मीटर से दूर लगा दें, तो एक SOP और TOS है जिसको फॉलो करना है। लेकिन बात थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, ये तो एक छोटा सा इशू है। एक्चुअली जो चौधरी इस्माइल है ना, ये एक छोटा सा पॉन है एक बड़ी गेम का। आप इसको इस तरह देखें कि जो नैरेटिव, हम जिस चीज को PTI बार बार कंडेम करती रही है कि जो कश्मीर के इलेक्शंस में है, वो अपनी डर्टी लिनन को आप कश्मीर में मत लेके जाएं। पहले दिन से हमारी हुकूमत का जो एतराज था, जिसके बाद अली बिन गंडापुर की वो जो पोलराइजेशन वाली अली भाई ने अपनी जो कैंपेन स्टार्ट की थी, वो इसी बात से थी कि आपने सबसे पहले वहां जाके कहा कि जी हमें पता चला है, मरियम बीबी ने स्टेटमेंट दी, हमें पता चला है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं, या उसको वहां पे जनाब एक नया जिला बनाने जा रहे हैं, या सूबे का स्टेटस देने जा रहे हैं। हमने कहा कि आप अपने इलेक्शन की वजह से कश्मीर कॉज को नुकसान मत पहुंचाइए। फिर उन्होंने कहा कि हम गद्दार को नहीं मानते, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, एक सिटिंग गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर को आपने गद्दार का खिताब दिया। लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इससे पहले आपके वालिद मोहतरम जिस किस्म के ताल्लुकात भारत के साथ रखते गए हैं, क्या ना तो उस वक्त आपके वालिद को इस बात के ऊपर कभी कंडेमनेशन, ना बीबी ने, मरियम बीबी ने पिछली 20 दिन की कैंपेन में एक दफा मोदी को फाशिस्ट के नाम से नहीं पुकारा, एक दफा भारत को नहीं लड़कारा, एक दफा उन कश्मीरी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पे जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके हवाले से भारत की फौज के हवाले से एक दफा मुजम्मती बयान नहीं दिया, बल्कि हमेशा एक मोहब्बताना। अगर आप उनकी कल वाली मुलाकात की स्टेटमेंट निकाल लें, वो जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, हमदुल्ला मोहिब के साथ, जिसने पाकिस्तान को एक कोठे वाली से मुतरादिफ दिया था या हीरा मंडी के लकब से पुकारा था, उसके साथ मुलाकात करते इनको शायद पाकिस्तान की उस मोहब्बत के हवाले से कोई थोड़ा सा तरस तो आया होगा। यकीन जानी जो शख्स अपने आप को पाकिस्तान ही कहता है, वो उस पर भी अपने आप को ऐसा लागू करता है, अगर किसी ने मेरे मुल्क को गाली दी है, उसने मुझे गाली दी है। अगर ये सोच हमारे जहन में आ जाए, तो जो शख्स 3 दफा वजीर आजम रहा हो, उसको अगर नहीं पता चल रहा, तो चौधरी इस्माइल को क्या पता चलेगा कि भारत के हवाले से ये स्टेटमेंट जो उसने दी है, ये कहां तक जाएगी। बिल्कुल ठीक जी, इसके ऊपर हम मजीद भी बात करते हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अली गौ बलोच साहब, आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे इस ट्रांसमिशन को देखते रहिए। वफाक में हुकूमत ने बन जाने के बाद एक और जमात जिसने यहाँ पे पोलराइजेशन और ज़्यादा एग्रेशन और ज़्यादा जो है वो वोटर्स के दरमियान जो है वो चार्ज वोटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से पोलिंग का वक्त हमने बताया कि सुबह से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, और अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के दरमियान। इस सारी सूरत हाल के ऊपर सुबह से न्यू टेलीविज़न अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए हम तमाम देखने वालों के लिए, तमाम जो नाजरीन हैं उनके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो है वो ये ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है उससे आगाह भी हो सके, और साथ साथ तज्ज़िया और तबसरे भी कर रहे हैं, ताकि जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रख सके कि क्या है। ओन अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पहले भी बात कर रहे थे, दोबारा अपनी गुफ्तगू को उनसे आगे बढ़ाते हैं। ओन अब्बास साहब, जो बात आपने की मजमूई तौर के ऊपर, चाहे कोई चीज़ भी हो जाए, लेकिन अगर भारत को मदद के लिए कोई पुकारता है, वो हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह से जो है वो उसकी मजम्मत हो भी रही है और होनी भी चाहिए, ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, कंपैरिजन उसका कोई भी नहीं है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दोबारा क्यों यहाँ लाते रहे? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको अपने साथ अटैच ना करते या इलेक्शन कमीशन की उस बात का पास रखते, तो ये महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन पावरफुल है और उसकी बात की कोई वक़्त है।
फरीद साहब, पहले तो 2-3 चीज़ें क्लियर कर लें, मैं आपको ना तफसील से इसका जवाब दे देता हूँ। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का हो या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का हो, दोनों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई वज़ीर वहाँ पे कैंपेन करने नहीं आ सकता। वक्तन फ़वक्तन वो इस तरह के ऑर्डर ज़रूर इशू करते रह गए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी जब अली अमीन गंडापुर साहब कैंपेन करने गए थे, उस वक्त भी जीबी ने कहा था जी आप यहाँ से चले जाएं, तो वो छोड़ के आ गए थे। लेकिन हमारा जो इस तरफ मौक़िफ़ था आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जब 2011 में कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त कमर ज़मान कायरा साहब वहाँ पे थ्रू आउट कैंपेन करते रहे, बल्कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे। जब 2016 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त बरजीज़ ताहिर साहब भी यहाँ पे कैंपेन करते, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उनको निकालना क्या, उनको फैसिलिटेट किया गया और वहाँ वो पूरी तरह बराजमान रहे। आज इस वक्त इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के कैंपेन करने पे एतराज़ क्या थे। अब एतराज़ात की अगर बात करते हैं तो पहली वीडियो आई जो पैसे के हवाले से कि उन्होंने अपने जेब से 50,000 रुपए किसी शख्स को दिए, जिसकी वजह जिसने एतराज़ किया था कि ये जो सड़क जिससे आपकी गुजर के आए हैं, यहाँ पे मेरे 2 बच्चे जो है या मेरे घर वाले जो है वो फौत हो गए थे और इस सड़क की मुरम्मत करानी। तो उन्होंने कहा ये 50,000 लो, तुम सड़क बनवा लो। मैंने इस पर मजम्मत की कि ठीक है जी, उनको पब्लिक के सामने अगर ये काम करना था तो छुप के दे देते, लेकिन उसके बाद जब वो चिनाड़ी गए उन पे फायरिंग कर दी गई। अब लोगों ने एतराज किया, जो आपकी तरफ से मजम्मत आई मीडिया सेल है, आपकी तरफ से मजम्मत आई थी और आपने ये मजम्मत जो है प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम में भी इसकी मजम्मत की थी। बिल्कुल जी मैंने इसमें कहा, लेकिन जब उन पे फायरिंग की गई थी तो फिर मुझे उस पर एतराज था कि ये कौन सी बात है, ये इस तरह थोड़ा है कि जी मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मारे एक तो मैं कहूं जी मैं दूसरी गाल आगे करता हूं। फायरिंग की गई, पत्थर मारे गए सिर्फ इस बात पे कि अली अमीन गंडापुर चनाड़ी जा रहे हैं। अब इस पे अगर कोई फायर करे और वापसी पे उनका गार्ड अगर रिप्लाई करे तो एक माहौल बना दिया, देखिए जी फायरिंग हो रही, यानी कि अली अमीन गंडापुर को अल्लाह माफ करे फायर लग जाता, उसको कुछ हो जाता तो वो ठीक था, अगर उसकी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड है तो इस पर एतराज। आगे चलते हैं, आगे इशू जब असल पोलराइजेशन वहां पे जो शुरू हुई गंडापुर के हवाले साहब से, वो ये जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्होंने गद्दार कहा और काजी कश्मीर का सौदा, तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा ना हीट ऑफ द मोमेंट है, अली भाई ने बात शुरू कर दी। लेकिन असल जो गुफ्तगू का लेवल उस वक्त आया जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बेटों को कासिम और सुलेमान, जो कि मेरी नजर में या किसी की नजर में, हम कौन होते किसी को जज करने वाले, 2 मुसलमान बच्चे, एक मुसलमान के जो बेटे हैं उनको कहा कि वो यहूदियों के घर में पलते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो तो सिर्फ ये कहा था कि उनका जो नाना है वो पोलो का मैच देखने गया जो कि बहुत अमीरों का ख्वाब है पड़ा। इस बात पे एतराज किया और बाद में यहूदन के बेटे का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल किया तो मरियम नवाज शरीफ ने उसको ट्वीट को लाइक कर दिया। यकीन जानिए अगर अली अमीन गंडापुर की जगह शायद मैं होता तो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए मेरी जज्बात शायद इससे ज्यादा भड़क जाते। मैंने आपको शुरू में कहा है हमारी मोहब्बत हमारे अब जो लीडर के साथ उसी तरह है जैसा मेरी अपनी वालिद के साथ है। और फरीद भाई ये याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ का हर वो नौजवान, हर वो खातून जिसने तहरीक इंसाफ के साथ अपना सियासी सफर शुरू किया है, हम दुनिया में कारोबार करते थे, जिम्मेदारा करते थे, नौकरियां करते थे, हमें सियासत का पता नहीं था। हम पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। फरीद भाई सिर्फ आखिरी चीज फरीद भाई आखिरी चीज सिर्फ आखिरी चीज फरीद भाई आखिरी चीज, अगर हम तहरीक इंसाफ की वजह से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से आज इस जगह पे बैठे हैं तो खान साहब के लिए अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो वापसी पे जज्बात आएंगे, यकीन जानिए आएंगे। और मैं पहले शायद इस बात को कंडेम करता, लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ ने वो यहूदी वाला लफ्ज इस्तेमाल किया या यहूदन के बेटे वाला लफ्ज इस्तेमाल किया, यकीन जानिए मेरे अपना जो है ना उस वक्त लहू वो जो है ना बहुत बॉयल करना शुरू हो गया था। तो इनको पहले अपने अल्फाज पे देखना चाहिए, अपने अखलाकियात पे देखना चाहिए, अपनी गुफ्तगू पे देखना चाहिए। आप पिछले 3 दिन के टॉक शोज उठा लीजिए, जिस किस्म की गंदी जबान इस्तेमाल टॉक शोज में हो रही है, मैं उसके बारे में भी आपको बता नहीं सकता कैसे कैसे अल्फाज कल रात में टॉक शो में जिस किस्म के अल्फाज। ठीक है, राइट ऑन अब्बास साहब, बात सारी है कि बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पर, लेकिन एक जो चीज मैं आप पे कहूंगा वो ये कि इस एक्सचेंज ऑफ हीट और एक्सचेंज ऑफ वर्ड, जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, इससे जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो हमारी तरफ देखते हैं उन तक क्या पैगाम जाएगा। यकीनन दोनों तरफ से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत है, यहाँ पे इंतखाबात के अंदर कम से कम उस सियासत को यहाँ से अवॉइड करना चाहिए था, चाहे वो किसी भी तरफ से क्यों ना हो। न्यू टेलीविजन की यह खुसूसी ट्रांसमिशन मुजफ्फराबाद से आपके साथ हम आपकी तरफ आप तक लेकर आए थे। यहाँ पे हमने बात की। बौन अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौर बलोच साहब मेरे साथ थे उनका बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी मेरे साथ थे उनका बहुत शुक्रिया। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, न्यूज़ भी आपको पहुंचाएंगे, हेडलाइंस भी होंगी, न्यूज़ बुलेटिन भी होंगे। फिल वक्त फरीद रईस को मुजफ्फराबाद से इजाज़त दीजिए, आपको लिए चलेंगे न्यूज़ रूम जहां पे आप हेडलाइंस, न्यूज़ बुलेटिन देख सकेंगे और न्यू टेलीविजन के साथ रहेगा क्योंकि आगे और बहुत कुछ है इस ट्रांसमिशन में देखने के लिए।